आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन एंड वुंड केयर। ये भी इंटेगुमेंट्री फिजिकल थेरेपी का ही है टॉपिक। जो कंटेंट हम डिस्कस करेंगे उसमें है इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वुंड न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वुंड न्यूट्रिशन है क्या, न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग, न्यूट्रिशनल असेसमेंट, रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन हीलिंग एंड न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस। सबसे पहले न्यूट्रिशन प्ले अ की रोल in both the prevention and treatment of the wounds. Goal is to preventing pressure ulcers to screen and identify individuals at risk for ulcer development. A nutritional assessment should be completed both for individuals who are at risk for developing pressure ulcers and for those who currently have one or more wounds, with the data derived from assessment used to develop a nutritional care. न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंट रोल होता है प्रिवेंशन ऑफ वुंड्स में भी, और अगर वुंड्स हो चुके हैं तो उनके ट्रीटमेंट में भी। सेकंड, हमारा जो गोल होता है न्यूट्रिशन को बेहतर करने का, वो यही है कि फर्दर प्रेशर अल्सर्स ना हो। थर्ड है कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट जो हम करते हैं दोनों इंडिविजुअल्स के, चाहे वो रिस्क पे होते हैं या जिनको प्रेशर अल्सर्स ऑलरेडी डेवलप होते हैं, तो उनकी हम असेसमेंट करते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम न्यूट्रिशनल केयर प्लान करेंगे। न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग है। न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग में आ जाता है, और न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग characteristics that are known to be associated with the nutritional problems. न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग में वही हम आइडेंटिफाई करते हैं करेक्टरिस्टिक्स को, उन करेक्टरिस्टिक्स को जिनकी वजह से न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। इफ़ द it's the purpose to pinpoint the individuals who are malnourished or at the nutritional risk, then to determine appropriate intervention based on the findings. Depending on the screening tools, selected screening may be completed by any qualified member of the healthcare team, including the dietitian, registered dietitian, registered nurse, physician, or other qualified health professional. न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग टूल्स जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं, उनमें ये 3-4 मोस्ट कॉमन है। द मिनी न्यूट्रिशनल असेसमेंट, MNA भी जिसे कहते हैं। द मैल न्यूट्रिशनल यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टूल, जिसे मस्ट भी कहते हैं। मैल न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग टूल, MST, एंड सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट, SGA। इन चारों में से MNA का जो है हैज़ रिसेंटली बीन शॉर्टेंड टू a 6-item tool is validated in elderly population in long-term care setting. MNA जो है इसके टोटल 6 आइटम्स होते हैं, जिसको हम इजीली शॉर्ट टाइम में जो पेशेंट की असेसमेंट होती है, स्क्रीनिंग होती है, वो कर सकते हैं इस टूल पे। सेकंड जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है, वो वैलिडेटेड फॉर एल्डरली पॉपुलेशन। MNA को हम एल्डर पॉपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। और थर्ड, लॉन्ग टर्म केयर सेटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये 3 है 6 आइटम्स। ये शॉर्ट टूल है, इसको हम विद इन नो टाइम असेसमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड, एल्डरली पॉपुलेशन के लिए यूज़ होता है। और थर्ड है लॉन्ग टर्म केयर सेटिंग्स में भी हम MNA को प्रेफर करते हैं। सिंपल न्यूट्रिशन एपिटाइट क्वेश्चनियर, ये और क्वेश्चनियर है, ये भी टूल है। मेजर द एपिटाइट लॉस इन ओल्डर पर्सनस एंड प्रेडिक्टेड वेट लॉस ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ। ये क्वेश्चनियर एपिटाइट लॉस को मेजर करता है ओल्डर पॉपुलेशन में ही, और सेकंड वेट लॉस ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ की भी प्रिडिक्शन करता है ये। A conceptual problem with the use of nutritional assessment instrument is whether the measurement reflects true undernutrition or simply sicker patients. By definition, undernutrition should be responsive to provision of adequate nutrition. अब हमने इन दोनों को ही देखना होता है कि अंडर न्यूट्रिशन है पेशेंट या फिर सिकर पर्सनस है। अगर तो अंडर न्यूट्रिशन है तो फिर हम एडिक्वेट न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे, प्रोवाइड करेंगे उस पेशेंट को। अगर सिकर पर्सन है विद कैक्सिया ड्यू टू अंडरलाइंग इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैव बीन रिमार्केबली रेजिस्ट टू द न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, तो इनके लिए हम स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन जो है वो करेंगे। सिग्निफिकेंट वेट लॉस विदाउट एनी नॉन मेडिकल कंडीशंस प्लेसेस about at risk for undernutrition.
places a patient at risk for undernutrition. Places a patient है significant weight loss without any known medical condition places a patient at risk for the undernutrition. अच्छा, disease states and the conditions including undernutrition can increase the risk for the pressure ulcers development and impact the healing process. Predisposing factors for pressure ulcers in persons at risk for undernutrition, तो इसमें ये 6 हमारे पास predisposing फैक्टर्स हैं. सिग्निफिकेंट वेट लॉस, कितना वेट लॉस है, 5 पाउंड्स और या फिर 5 पाउंड से भी ज़्यादा इन 1 मंथ. सेकेंड जो है सिग्निफिकेंट वेट लॉस में वो है 5% इन 30 डेज, नॉट 10% इन 180 डेज. सेकेंड है डिजीज स्टेट और द कंडीशन. डिजीज जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस है, मेल एब्जॉर्प्शन, डिमेंशिया, COPD, कैंसर एंड रीनल डिजीज़, ये भी रिस्क होता है अंडर न्यूट्रिशन के लिए. थर्ड है हमारे पास फैक्टर इमोबिलिटी एंड इनएक्टिविटी. जैसे हिप फ्रैक्चर हुआ है, पेशेंट बेड बाउंड हो गया, बेड रिडन हो गया, ये चीज़ भी लीड कर सकती है अंडर न्यूट्रिशन प्रेशर अल्सर्स के लिए. सेकेंड है स्पाइनल कार्ड इंजरी और स्ट्रोक. फोर्थ है हमारे पास च्यूइंग एंड स्वेलिंग डिफ़िकल्टीज़ जैसे कि डिस्फेजिया फ्रॉम द स्ट्रोक. पार्किंसन डिजीज़ में भी ये होता है और CP चाइल्ड में भी होता है, सेरेब्रल पाल्सी में. फिफ्थ है एपिटाइट डिक्लाइन, एनोरेक्सिया. एनोरेक्सिया में दोनों आएंगे, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड एनोरेक्सिया बुलिमिया. पुअर फूड एंड फ्लूइड इनटेक. सिक्स्थ जो है इसमें फैक्टर्स एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिकेशंस. सबसे पहले हम देखेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस को. पेशेंट्स विद द डायबिटीज़ मेलाइटिस फ्रीक्वेंटली हैव हायर रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. वो कॉम्प्लिकेशंस कौन से हो सकते हैं? नंबर 1 इन्फेक्शन है जैसे, और सेकंड क्या होता है इनमें? हाइपरग्लाइसीमिया है. इन्फेक्शन कैन बोथ काज एंड इफेक्ट पुअर वुंड हीलिंग. अगर इन्फेक्शन हो गए हैं तो वो रीज़न भी हो सकते हैं और इफेक्ट भी कर सकते हैं वुंड को. सेकेंड है हाइपरग्लाइसीमिया. हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से ल्यूकोसाइट्स का फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाता है. ल्यूकोसाइट अपना फंक्शन नहीं करेंगे, WBCs फंक्शन अपना नहीं करेंगे, तो जो इन्फ्लेमेटरी फेज़ होती है वुंड हीलिंग की वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी और रेजोल्यूशन ऑफ इन्फेक्शन प्रोसेस जो है वो भी प्रोलॉन्ग हो जाएगा. सेकेंड है HbA1c टेस्ट is the best indicator of glucose status. Indicates glucose level in previous 3 months. Uncontrolled HbA1c impedes healing of diabetic foot ulcer, but this may not apply to the pressure ulcers. Primary goal is to stop improve metabolic control of glucose. तो इसमें हमने ग्लूकोज को ही कंट्रोल करना होता है, इसके साथ लिपिड्स एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट कैलोरीज. डायबिटिक पेशेंट्स में ग्लूकोज हायर होता है और साथ ही हाइपरलिपिडीमिया भी हो जाता है. तो प्राइमरी गोल हमारा यही होता है ग्लूकोज और लिपिड्स को कंट्रोल करना और साथ अप्रोप्रिएट कैलोरीज प्रोवाइड करना. कंसिस्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स डायबिटिक मील प्लान is now recommended by the ADA, American Diabetic Association, and incorporates carbohydrates daily at each meal and at snack time. This includes 50% calories from carbohydrates, 20% from proteins and 30% from fats. ये इनका डाइट प्लान है. डायबिटिक पेशेंट्स के लिए 50% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से लेनी होती है, 20% प्रोटीन से और 30% फैट से, लिपिड से यानी कि. कंसिस्टेंट कार्बोहाइड्रेट इज सक्सेसफुल अप्रोच इन डायबिटीज़ टाइप 2. मतलब रीनल डिजीज़ है. रीनल डिजीज़, पेशेंट विद रीनल डिजीज़ ऑफन हैव मल्टीपल मेडिकल कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस है, हार्ट डिजीज़ है, which complicate the nutrients parameters of their diet. Example, a renal diet that is limited in calories, proteins, potassium, phosphorus, sodium fluids often result in poor dietary intake that may not meet the nutrient requirements for patients with the wounds. नेक्स्ट है ओबेसिटी या फिर अल्टर्ड मेंटल स्टेटस एंड फंक्शनल लिमिटेशन. अब पहले हम देखेंगे ओबीज पेशेंट्स को. ओबीज पेशेंट्स विद दी वुंड्स should consume a diet adequate in protein and calories to meet wound healing needs to, instead of low calories diet designed for the weight reduction. ओबीज पेशेंट्स में अगर वुंड्स हैं तो वुंड्स को हीलिंग को प्रमोट करने के लिए इन पेशेंट्स को प्रोटीन और कैलोरीज ज़्यादा लेनी चाहिए ताकि उनकी वुंड हीलिंग हो सके, ना कि वो लेनी चाहिए जो कि वो वेट रिडक्शन के लिए ले रही है. सेकेंड है अल्टर्ड मेंटल स्टेटस ऑफन लिमिट्स द पेशेंट्स एबिलिटीज़ टू ईट एडिक्वेटली आर टू comprehend द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमिंग अ बैलेंस डाइट. डिमेंशिया है, रिजल्ट्स इन वेट लॉस, डिस्पेजिया, मेल न्यूट्रिशन एंड प्रेशर अल्सर्स.
डिमेंशिया वही अल्टर्ड मेंटल स्टेटस में ही आ जाता है। थर्ड है immobility, affect a patient ability to either prepare meals for themselves or travel to restaurants for the meals, resulting in consumption of a diet lacking in proper nutrients। जैसे कि वही फ्रैक्चर का पेशेंट है या फिर स्पाइनल कार्ड इंजरी का पेशेंट है, उनकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट होती है। Hip fracture often result in increased pain that make difficult for patients to concentrate or preparing and consuming healthy diet। फोर्थ है फंक्शनल लिमिटेशन लाइक डिफ़िकल्टी चूइंग, स्वेलमिंग, जब दोनों में डिफ़िकल्टी है, चूइंग में भी और स्वेलमिंग में भी, ingest inadequate calories and fluids। फिफ्थ है पुअर हियरिंग एंड विजन may compromise the patient's communication skills, often resulting in poor intake of meals। Pressure ulcers हैं, the development of pressure ulcers in a person who was at lower risk is automatically considered sentinel events। sentinel का मीनिंग होता है an unanticipated event। The guidance on the undernutrition and hydration deficit, noting that continuing weight loss and failure of the pressure ulcers to heal despite reasonable efforts to improve caloric and nutrients intake, may indicate that the resident is in multi-system failure or in end-stage or end-of-life condition, warranting an additional assessment of the resident's overall condition। The interdisciplinary team should assist in development of the nutritional goals, considering the individual's prognosis and projected clinical course। डेफिनेशन ऑफ हाई रिस्क फॉर प्रेशर अल्सर्स डेवलपमेंट, ये टेबल है जो कि बुक में ही दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। The Center for the Medical and Medicare and Medicaid Services has identified the following risk factor for the development of pressure ulcers, जैसे कि impaired या decreased mobility and decreased functionability। सेकेंड है comorbid condition like end stage renal disease, thyroid disease or diabetic। Drugs such as steroids that may affect wound healing, impaired diffused or localized blood flow, for example generalized atherosclerosis or lower extremity arterial insufficiency, residents' refusal of some aspects of the care or the treatment, cognitive impairment, exposure of skin to the urinary and fecal incontinence, undernutrition, malnutrition, and hydration deficit, previously healed ulcers। अब आ गया नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिशनल असेसमेंट। न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग कंप्लीट हो गया। न्यूट्रिशनल असेसमेंट में nutritional assessment is a systemic process of obtaining, verifying, and interpreting data in order to make decisions about the nature and cause of nutrition-related problems। It is an ongoing process that involves initial data collection followed by continued reassessment and analysis of the patient's status compared with the specific criteria। Nutritional assessment precedes the implementation of a care intervention, monitoring, and evaluation। Daily caloric requirement है, it is a part of assessment process and assist in determining the appropriate plan for the prevention and treatment modes। Indirect calorimeter is a gold standard for measuring energy expenditure, estimation, and quantifies stress due to illness, injury, and other medical conditions। The Harris-Benedict equation measured the resting metabolic rate rather than basal energy expenditure, but controversy exists over its accuracy in obese or severely undernourished individuals। The Mifflin-Astigoer equation is appropriate for healthy adult as well as overweight and obese individual। Activity and injury factor added to the basic equation result in the mean total daily energy requirement। Signs of malnutrition: assess the patient's skin condition, checking for the loss of subcutaneous fat as evidenced by loose skin in extremities। सेकेंड जो मेल न्यूट्रिशन का साइन है वो है ओबीस फॉर द लिस्टलेसनेस, मसल वेस्टिंग एंड द प्रेजेंस ऑफ पेरिफेरल एडिमा इन एब्सेंस कार्डिक डिजीज और सर्कुलेटरी डिसऑर्डर।
नेक्स्ट साइन है हमारे पास मैल न्यूट्रिशन का डल ड्राई स्पैर्स हेयर कैन सिग्निफाई अ पॉसिबल प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी। फोर्थ sign, older adult is particularly prone to pressure ulcers as a result of decreased mobility, multiple comorbid conditions, poor nutrition, and loss of muscle mass. Fifth sign है nutritional factors thought to contribute to skin breakdown include protein deficiency, which create a negative nitrogen balance, anemia, which inhibits the formation of RBCs, and dehydration, which causes the ड्राई फ्रेजाइल स्किन। लास्ट साइन है मैल न्यूट्रिशन का इम्यून फंक्शन डिक्लाइन प्लस स्किन डिक्रीज स्किन रिस्पॉन्सेज टू द टेम्परेचर पेन एंड प्रेशर विद द एज thus increasing the risk of infection affects the skin's elasticity and healing process. Medications, drugs, radiation therapy, chemotherapy, renal dialysis, as well as decreased activity, placing the patient at risk for malnutrition. फिजिकल साइंस है हमारे पास कुछ हेयर रिलेटेड डल ड्राई लॉक ऑफ नेचुरल शाइन थिन स्पार्स लॉस ऑफ कर्ल कलर चेंज डिपिगमेंटेशन इज डिप्लग्ड। पॉसिबल काज इनकी क्या होती है जो हेयर चेंजेस में प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है एसेंशियल फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी है जिंक डेफिशिएंसी है अदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जैसे कि मैंगनीज और कॉपर है। आइज़ रिलेटेड जो साइन एंड सिम्टम्स आपको मिलते हैं मैल न्यूट्रिशन के वो स्मॉल येलोइश लंप अराउंड द आइज़ वाइट रिंग अराउंड दी बोथ आइज एंगुलर इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड जिसे हम ग्रिटीनेस भी कहते हैं अंडर आईलिड्स पेल आई मेम्ब्रेन नाइट ब्लाइंडनेस ड्राई मेम्ब्रेन डल और सॉफ्ट कॉर्निया रेडनेस एंड फिशर्स ऑफ आईलिड्स कॉर्नर रिंग ऑफ फाइन ब्लड वेसल्स अराउंड कॉर्निया। जो फर्स्ट हमने पढ़ा है स्मॉल येलोइश लम्प्स अराउंड आइज वाइट रिंग्स अराउंड बोथ आइज इसकी रीज़न होती है हाइपरलिपिडीमिया एंगुलर इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड्स ग्रिटीनेस अंडर द आईलिड्स इसकी रीज़न है राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी पेल आई मेम्ब्रेन ड्यू टू विटामिन B12 फोलेसिन एंड आयरन डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस ड्राई मेम्ब्रेन डल और सॉफ्ट कॉर्निया ड्यू टू विटामिन A और जिंक डेफिशिएंसी redness and fissure of eyelids cornea niacin deficiency and shrink of fine blood vessels around the cornea due to general poor nutrition। नेक्स्ट है हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स लिप्स से रिलेटेड लिप्स में रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ माउथ इट इज़ ड्यू टू नियासिन राइबोफ्लेविन आयरन डेफिशिएंसी। फिर है एंगुलर फिशर स्कार्स एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ it occurs due to niacin riboflavin iron or the pyridoxine deficiency। नेक्स्ट है हमारे पास सोरनेस बर्निंग लिप्स पेलर पेरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी। गम्स रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स हैं हमारे पास स्पॉन्जी स्वॉलन ब्लीडी इजीली रेडनेस ये होती है हमारे पास विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। अगर जिंजिवाइटिस है तो फोलिक एसिड विटामिन B12 डेफिशिएंसी को इंडिकेट करते हैं। माउथ रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स जो कि मैल न्यूट्रिशन में मिलते हैं चिलियोसिस है एंगुलर स्कार्स है ड्यू टू राइबोफ्लेविन फोलिक एसिड डेफिशिएंसी पेरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी। अगर सोरनेस एंड बर्निंग है तो वो ड्यू टू राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी होती है। टंग रिलेटेड साइंस जो कि मैल न्यूट्रिशन में मिलते हैं सोर्स हैं स्वॉलन है या फिर स्कारलेट रॉ ये होती है ड्यू टू फोलासिन नियासिन डेफिशिएंसी। सोरनेस बर्निंग टंग पर्पलिश कलर अगर हो जाए तो राइबोफ्लेविन की सिर्फ डेफिशिएंसी होगी। स्मूथ विद द पेपिला स्मॉल प्रोजेक्शन जो है पेपिले बिल्कुल स्मॉल हो जाएंगे या नज़र ही नहीं आएंगे फ्लैट टंग होगी ड्यू टू राइबोफ्लेविन विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड पेरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी को इंडिकेट करते हैं। अगर ग्लोसिलाइटिस है इन्फ्लेमेशन ही होती है टंग की ये आयरन जिंक डेफिशिएंसी या फिर पेरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी को इंडिकेट करेंगे। टेस्ट में भी अगर वेरिएशंस हैं जैसे सेंस ऑफ टेस्ट डिमिनिश्ड तो जिंक डेफिशिएंसी होता है। टीथ ग्रे ब्राउन स्पॉट्स हैं तो इंक्रीज्ड फ्लोराइड इनटेक को इंडिकेट करेगा ये। अगर मिसिंग या इरप्टिंग एबनॉर्मली टीथ हैं तो जनरली पुअर न्यूट्रिशन होगी। फेस रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स हैं स्किन कलर लॉस डार्क चीक्स एंड आई एनलार्ज्ड
parotid glands, scaling of the skin around the nostrils, pallor, ये सारी चीज़ें होती हैं प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी की वजह से, स्पेसिफिकली नियासिन, ट्राइबोफ्लेविन, पेरिडॉक्सिन डेफिशिएंसीज, आयरन, फेलासिन, विटामिन B12, विटामिन C डेफिशिएंसी। हाइपर पिगमेंटेशन अगर फेस पे है तो वो इंडिकेट करती है नियासिन की डेफिशिएंसी। नेक पे साइन एंड सिम्टम थायराइड एनलार्जमेंट, आयोडीन डेफिशिएंसी है। सिम्टम ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, ये भी आयोडीन की डेफिशिएंसी है। नेल से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स जो करती है, अगर फ्रेजाइल और बेंडिंग है तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी, अगर स्पून शेप्ड है तो आयरन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट है हमारे पास साइंस एंड सिम्टम्स स्किन में। ओवरऑल स्किन अप, स्लो वुंड हीलिंग इंडिकेट करती है जिंक डेफिशिएंसी को। सोरियासिस इंडिकेट करती है बायोटिन डेफिशिएंसी को। एक्जिमा इंडिकेट करती है राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी को। अगर स्कोलिनेस है तो इंडिकेट करती है बायोटिन डेफिशिएंसी, पेरिटॉक्सिन डेफिशिएंसी। ब्लैक एंड ब्लू मार्क्स ड्यू टू स्किन ब्लीडिंग, तो ये इंडिकेट करते हैं विटामिन C की डेफिशिएंसी एंड विटामिन K डेफिशिएंसी। नेक्स्ट है हमारे पास अगर ड्राइनेस है या फिर हमारे पास मोज़ेक, सैंड पेपर, फील फ्लैंकनेस है, तो ये इंडिकेट करती है इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड विटामिन A। स्वॉलन एंड डार्क स्किन है तो ये इंडिकेट करते हैं नियासिन डेफिशिएंसी को। लैक ऑफ फैट अंडर स्किन और बाइलेटरल एडिमा, तो ये इंडिकेट करेगा हम प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी। अगर येलो कलर्ड स्किन है तो इंडिकेट करेगा कैरोटीन डेफिशिएंसी और एक्सेस को। क्यूटेनियस फ्लशिंग नियासिन की वजह से होती है, और पेलर स्किन आयरन फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से होती है। जीआईटी रिलेटेड साइंस एंड सिम्टम्स एनोरेक्सिया है, फ्लैटलोनेस है, डायरिया है। ये जीआईटी के जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं ये ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो साइन एंड सिम्टम मिल सकते हैं, वीकनेस है ड्यू टू फास्फोरस और पोटाशियम डेफिशिएंसी, वेस्टेड अपीयरेंस, प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी, काफ टेंडरनेस, एब्सेंट नी जर्क, थियामिन डेफिशिएंसी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी ड्यू टू फोलेसिन, पेरिडॉक्सिन, पेंथोनिक एसिड, फॉस्फेट, थायामीन डेफिशिएंसी। अगर मसल ट्विचिंग है तो ये मैग्नीशियम और पेराडिक्सिन एक्सेस या फिर डेफिशिएंसी दोनों की वजह से हो सकती है। मसल क्रैम्प्स, क्लोराइड डिक्रीज या सोडियम डेफिशिएंसी जैसे एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। मसल पेन जो है वो बायोटिन डेफिशिएंसी की वजह से। स्केलेटल सिस्टम में से रिलेटेड जो साइन एंड सिम्टम मिलते हैं उसमें आ जाता है डिमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, ये भी मेल न्यूट्रिशन का साइन है। अब हम पॉसिबल काज को नहीं देखते, सिर्फ साइंस देख लेते हैं। स्केलेटल सिस्टम जो साइंस मिलते हैं, डिमिनरलाइजेशन ऑफ बोन है, एपीफिजियल एनलार्जमेंट ऑफ द लेग एंड नी बोर्ड लेग्स है। नर्वस सिस्टम रिलेटेड साइंस जो हमें मेल न्यूट्रिशन में मिलते हैं वो लिस्टलेसनेस है, लॉस ऑफ पोजीशन एंड वाइब्रेटरी सेंस है, डिक्रीज्ड एंड लॉस ऑफ एंकल एंड नी रिफ्लेक्सेस, डिप्रेशन, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, डिफेक्टिव मेमोरी, डिलीरियम, सीजर्स, मेमोरी इम्पेयरमेंट, बिहेवियर डिस्टर्बेंस एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, साथ डिमेंशिया भी मिल सकता है। एंथ्रोपोमेट्रिक फैक्टर्स हैं जो कि हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट में यूज़ करते हैं। एंथ्रोपोमेट्री है क्या? द मेजरमेंट ऑफ बॉडी साइज, वेट एंड प्रोपोर्शन इज़ यूज टू एवेलुएट अ पेशेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस। इसमें हम पेशेंट का बॉडी साइज देखते हैं, पेशेंट का वेट देखते हैं और प्रोपोर्शंस देखते हैं। चेंज इन एंथ्रोपोमेट्रिक वैल्यूज कैन सिग्नल प्रॉब्लम्स लाइक वेस्टिंग और एडिमा, रिफ्लेक्टिंग न्यूट्रिशनल एक्सेस और डेफिसिट। इसकी वजह से ही हमें न्यूट्रिशनल स्टेटस का अंदाज़ा हो जाएगा कि एडिमा है या वेस्टिंग है, न्यूट्रिशनल एक्सेस है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। एक्यूरेट हाइट्स और वेट्स आर क्रिटिकल एज दे आर बेसिस फॉर डिटरमिनिंग द कैलोरिक एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। जैसे कि हम BMI को देखते हैं, उसमें भी हाइट एंड वेट को ही हम कैलकुलेट करते हैं। Meet your patient each time on the same scale at the same time of the day and with minimal clothing. A normally hydrated person with a BMI greater than 30 is considered obese. A BMI less than 19 is considered underweight for the adults and may place the patient at nutritional risk. अब हमारे पास नॉर्मल कितना होगा? 19 से लेकर 29 तक जो है वो नॉर्मल, 25 तक नॉर्मल होता है हमारे पास BMI. Street as result of injury, surgery, burn, fracture or wounds result in depletion of the nutrient store required for the healing. Biochemical टेस्ट आर evaluated as a part of the nutritional assessment process.
Protein status can be evaluated through a nitrogen balance study, visceral protein blood levels and test of immune function like lymphocyte count. ये डिफरेंट टेस्ट है, जैसे कि हम प्रोटीन को देखते हैं नाइट्रोजन बैलेंस के थ्रू, विजरल प्रोटीन ब्लड लेवल्स के थ्रू, या फिर हम इम्यून फंक्शन को देख सकते हैं WBC काउंट चेक करते हुए। द सीरम एल्ब्यूमिन लेवल इज़ डिपेंडेंट ऑन दी हेपेटोसाइट फंक्शन। हाफ लाइफ क्या होती है हमारे पास एल्ब्यूमिन की 12 to 21 डेज। सो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द लिवर फंक्शन स्पेसिफिक टू एल्ब्यूमिन सिंथेसिस मे गो अंडर डिटेक्टेड, क्योंकि इसका हाफ लाइफ ही 12 to 21 डेज़ है। इस तक जितनी भी साइन एंड सिम्टम्स होंगे वो अंडर डिटेक्टेड ही होंगे। सीरम एल्ब्यूमिन लेवल में ड्रॉप्स इन अ फ्यू as 8 hours in severe stress or inflammatory condition. Pre-albumin has half-life 2 to 3 days, act as acute phase reactant. Its level may improve as acute inflammatory response improves, may not be an indicator for nutritional status, metabolic stress and inflammation. एल्गोरिदम है ये हमारे पास, एल्गोरिदम ऑफ प्रेशर अल्सर्स न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास यूज्ड लैब वैल्यूज स्क्रीन फॉर हाइड्रेशन, जैसे कि हमने देखा है ऑस्मोलैलिटी हमारे पास 280 से 303 होनी चाहिए नॉर्मल वैल्यू, जो कि है डिहाइड्रेशन कब होगी, जब ऑस्मोलैलिटी मोर देन 303 होगा या मोर देन 320 मिली ऑस्मोल पर kg। ओवर हाइड्रेशन कब होगी, जब लेस देन 280 होगा। ऑस्मोलैलिटी सीरम सोडियम है 135 से 145 नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा है सोडियम तो डिहाइड्रेशन, और अगर इससे कम है 130 से कम मिली इक्विवेलेंट है तो ओवर हाइड्रेशन। एल्ब्यूमिन है 3.4 से लेकर 5.4 ग्राम पर डेसीलीटर, अगर इससे हायर होगा तो डिहाइड्रेशन, लोअर होगा तो ओवर हाइड्रेशन। ब्लड यूरिन नाइट्रोजन है जिसे हम बन भी कहते हैं 720 mg पर डेसीलीटर नॉर्मल होता है। 7.25 अगर 35 से ज़्यादा है तो डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करेगा ये, अगर लेस देन 7 है तो ओवर हाइड्रेशन। फिर है हमारे पास क्रेटिनिन रेशियो, वही ब्लड यूरिन नाइट्रोजन वर्सेस क्रेटिनिन रेशियो 10:1 नॉर्मल होती है, अगर ये रेशियो इंक्रीज़ हो जाए 25:1 हो जाए तो डिहाइड्रेशन है, अगर कम हो जाए 10:1 से तो ओवर हाइड्रेशन। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो कि नॉर्मल 1.002 से लेकर 1.028 ग्राम पर मिलीलीटर होती है, अगर इससे ज़्यादा हो जाए नॉर्मल से तो डिहाइड्रेशन, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की नॉर्मल से कम हो जाए तो ओवर हाइड्रेशन को इंडिकेट करेगा। रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन दी हीलिंग 6 मेजर क्लासेस हैं न्यूट्रिएंट्स की जो कि वुंड हीलिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर्स। इनके लिए ये टेबल दिया हुआ है, वाटर को हम अलग से देखेंगे। जो सबसे पहले हम देखेंगे कैलोरीज का फंक्शन क्या है, सप्लाई एडिक्वेट एनर्जी, प्रिवेंट वेट लॉस, प्रिजर्व लीन बॉडी मास। सोर्स क्या होता है कैलोरीज का, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स विथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट द प्रेफर्ड सोर्सेज। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अब से पहला जो हमारे पास न्यूट्रिएंट था, डिलीवर एनर्जी एंड स्पेयर प्रोटीन। सोर्सेज क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के, ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स विद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स द प्रेफर्ड सोर्स। प्रोटीन्स हैं, कंटेन नाइट्रोजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द वुंड हीलिंग, अ कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट सप्लाइज द बाइंडिंग मटेरियल ऑफ द स्किन, कार्टिलेज एंड द मसल। प्रोटीन का सोर्स मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स, लेग्यूम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, जूस, लीन मीट एंड रिड्यूस्ड फैट और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स में फैट्स, मोस्ट कंसनट्रेटेड एनर्जी सोर्स carrying the fat soluble vitamins, provide in solution under the skin and padding for bony prominences। फैट्स का जो सोर्स है हमारे पास मीट्स, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स। फ्लूइड्स हैं हमारे पास सॉल्वेंट्स फॉर द मिनरल्स एंड विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, हेल्प मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल टू सेल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेल्स। फ्लूइड्स का सोर्स है हमारे पास वाटर, जूसेस एंड अदर बेवरेज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 95% ऑफ वाटर। विटामिन सी है वाटर सॉल्युबल नॉन कैलोरिक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर द कोलेजन फॉर्मेशन एंड आयरन एब्जॉर्प्शन।
विटामिन सी का सोर्स है हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स, जूसेस, टमाटोज, पोटैटोज और ब्रोकोली। मिनरल जिंक एंड कॉपर है इनऑर्गेनिक नॉन कैलोरिक न्यूट्रिएंट. Zinc is a cofactor for the collagen formation, metabolizes protein and assists in immune function. Copper assists in formation of red blood cells and is responsible for the collagen cross linkage and erythropoiesis. ये वही फॉर्मेशन होती है रेड ब्लड सेल्स के erythropoiesis. मिनरल जिंक एंड कॉपर का सोर्स है हमारे पास जिंक मीट्स, लिवर, एग्स एंड सी फूड्स. कॉपर का जो सोर्स है हमारे पास नट्स, ड्राइड फ्रूट्स, ऑर्गन मीट्स एंड डिफरेंट ड्राइड बीन्स हैं और होल ग्रेन सीरियल्स. वाटर है अब हमारे पास. वाटर कंस्टिट्यूट अबाउट 60% ऑफ द एडल्ट बॉडी वेट. ये तो पता है कि 60% किसी भी बॉडी वेट का वाटर होता है. इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी बॉडी इन 3 फ्लूइड कंपार्टमेंट. वो 3 कंपार्टमेंट कौन से? इंट्रासेलुलर है, इंटरस्टिशियल है और इंट्रावास्कुलर है. वाटर सर्व्स, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इंट्रावास्कुलर और एक्स्ट्रावास्कुलर में ये डिवाइडेड होता है अकॉर्डिंग टू 1/3 एंड 2/3 रूल. जो 1/3 होता है टोटल बॉडी का वो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है और जो 2/3 होता है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि हमारे पास 1/3 होता है उसको फर्दर 2 में डिवाइड किया जाता है, इंटरस्टिशियल और इंट्रावास्कुलर. अब इसमें जो इंटरस्टिशियल है वो टोटल एक्स्ट्रावास्कुलर का 2/3 होता है और इंट्रावास्कुलर यानी कि जो ब्लड है वो टोटल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का 1/3 होगा. तो इसे हम रूल ऑफ 1/3 2/3 भी कहते हैं. वाटर सर्व्स मैनी वाइटल फंक्शंस इन द बॉडी इंक्लूडिंग एडिंग इन हाइड्रोजन ऑफ wound sites and in oxygen perfusion, acting as a solvent for mineral, vitamins, amino acids, glucose and other small molecules and enabling them to diffuse into and out of the cells, transporting vital materials to cells and removing waste from the cells. ये 3 मेजर फंक्शंस हो गए वाटर के. नंबर 1 कोई हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है ये, 2 एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट और थर्ड क्या है? ट्रांसपोर्टिंग वाइटल मटेरियल्स. पेशेंट्स विद द ड्रेनिंग वोन्स. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एमिसिस है, डायरिया है, एलिवेटेड टेम्परेचर और इंक्रीज परस्पायरेशन, नीड एडिशनल फ्लूइड्स टू रिप्लेस द लॉस्ट. ये कुछ कंडीशंस हैं. ड्रेनिंग वूड है, एमिसिस है, डायरिया है. एमिसिस वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा जब है, डायरिया, एलिवेटेड टेम्परेचर. तो इसमें जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा हो जाती है क्योंकि फ्लूइड लॉस्ट हो जाता है. पेशेंट्स ऑन एयर फ्लूइडाइज्ड बेड्स में रिक्वायर एडिशनल फ्लूइड डेली. और जो प्रेशर अल्सर्स वाले पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं एयर फ्लूइडाइज्ड बेड्स. उनमें भी फ्लूइड की डेली रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है नॉर्मल से. टिश्यू ऑक्सीजनेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर हीलिंग and data from STOTs and HOPs indicate the improving fluid intake may increase low tissue oxygen level. The dehydrated patient exhibits weight loss 22% mild, 5% moderate and 8% severe. ये डिहाइड्रेशन की वजह से जो वेट लॉस होता है उसकी परसेंटेजेस बताई हुई हैं. अगर 2% वेट लॉस है तो वो माइल्ड वेट लॉस होगा ड्यू टू डिहाइड्रेशन, 5% मॉडरेट वेट लॉस ड्यू टू डिहाइड्रेशन और 8% सीवियर वेट लॉस ड्यू टू डिहाइड्रेशन. नेक्स्ट है हमारे पास ड्राई स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, रैपिड पल्स, डिक्रीज वीनस प्रेशर, सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, लो ब्लड प्रेशर, अल्टर्ड सेंसेशन. टोटल फ्लूइड नीड्स आर मीट फ्रॉम द वाटर कंटेंट ऑफ फूड plus fluids are meat from the water content of food plus liquids. Food accounts for 19% to 27% of the total fluid intake of the healthy adult. ये अब टोटल हमारी फूड का कंटेंट बताया हुआ जिसमें 19% से लेकर 27% तक टोटल फ्लूइड होता है. पेशेंट्स हु आर एट रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन रिक्वायर केयरफुल मॉनिटरिंग सच एज डेली वेट्स. A weight loss of 2 kg in 28 hours indicate a corresponding loss of 2 liter of fluid. अगर तो 48 घंटों में वही 2 kg वेट लॉस हुआ है तो ये इंडिकेट करेगा 2 लीटर फ्लूइड लॉस को. Elderly patients whose sense of thirst often declines should be offered fluids more frequently. और एल्डर पॉपुलेशन जो होते हैं और एल्डर पेशेंट्स उनको बार बार जो है फ्लूइड्स देनी है क्योंकि उनकी जो थर्स्ट होती है, सेंस ऑफ थर्स्ट, वो डिक्लाइन हो जाता है.
जीरियाट्रिक चेंजेस की वजह से, जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस ही होते हैं विद एज। द अमेरिकन मेडिकल डायरेक्टर्स एसोसिएशन रिसेंटली पब्लिश्ड अ गाइडलाइन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। ये ऊपर हमें कुछ डिहाइड्रेशन की साइन एंड सिम्टम्स बताए थे। डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स में ड्राई स्किन है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन है, रैपिड पल्स है, डिक्रीज वीनस प्रेशर, सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, लो ब्लड प्रेशर एंड अल्टर सेंसेशन। ये साइंस है हमारे पास डिहाइड्रेशन के। साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन में फर्दर हमारे पास आ जाते हैं सफिशिएंट हाइड्रेशन इज एसेंशियल फॉर ऑल पेशेंट्स एंड no less so for the patients with a wound. Use the following guidelines to prevent dehydration and to recognize and treat it should it occur. If the patient can drink independently, keep water or other beverage at bedside so that they are easily accessible and in a container the patient can handle easily. अगर तो पेशेंट इंडिपेंडेंटली ड्रिंक कर सकता है तो उसके आपने साइड टेबल्स पे डिफरेंट फ्लूइड्स और वाटर बेवरेज वगैरह रखने हैं ताकि वो खुद ही पी सके जब उसे ज़रूरत महसूस हो, और ऐसे कंटेनर में होना चाहिए कि पेशेंट उनको ईज़िली होल्ड कर सके। इफ़ द पेशेंट डज नॉट कंज्यूम फ्लूइड्स ऑन हिज ओन, ऑफर वाटर एट लीस्ट एवरी 2 आवर्स। अगर तो वो खुद से नहीं पी सकते तो हर 2 घंटे बाद आपने पानी पिलाना है पेशेंट को। इफ़ यू सस्पेक्ट डिहाइड्रेशन, लुक फॉर ड्राई स्किन, क्रैक्ड लिप्स, थर्स्ट ऑफन डिमिनिश्ड इन एल्डरली पेशेंट्स। पुअर स्किन टर्गर होगा, पिंच टेस्ट इसके लिए हम करेंगे। पिंच टेस्ट फॉर द स्किन टर्गर मे बी अनरिलायबल इंडिकेटर ऑफ डिहाइड्रेशन इन एल्डरली पेशेंट्स। एडल्ट्स में तो ठीक है हम कर सकते हैं, एडल्ट्स में, चिल्ड्रन में पिंच टेस्ट, लेकिन ओल्डर पॉपुलेशंस में ये वैलिड नहीं होगा, रिलायबल नहीं होगा। यूज़ ओनली द स्किन ऑन द फोरहेड और द स्टर्नम, तो उनमें हम अगर करना चाह रहे हैं ओल्डर पॉपुलेशंस में तो सिर्फ और स्किन हम फोरहेड की स्किन को यूज़ करेंगे और स्टर्नम स्किन को पिंच करेंगे। एंड पिंच जेंटली, इफ़ वेल हाइड्रेटेड द स्किन गोज़ बैक इनटू द प्लेस इन 2 सेकेंड्स। फिर हम चेक करेंगे फीवर को, एपेटाइट लॉस है, नोजिया है, डिजीनेस है, इंक्रीज्ड कन्फ्यूजन है, या फिर डिफरेंट लैब वैल्यूज़ को देखेंगे। सीरम क्रेटिनिन है, हेमाटोक्रिट, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, पोटाशियम क्लोराइड, ऑस्मोलैरिटी आर इंक्रीज्ड। ये सारी लैब्स हमें इंक्रीज्ड मिलेंगी। सोडियम कैन बी इंक्रीज्ड, नॉर्मल और लो डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइन काज ऑफ द डिहाइड्रेशन। डिक्रीज ब्लड प्रेशर भी मिल सकता है, इंक्रीज्ड पल्स रेट है, कॉन्स्टिपेशन। Recent diarrhea may explain the dehydrated state and constipation is common when dehydration exists. Concentrated urine भी dehydration को ही indicate करता है। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन जो कि हम यूज़ करेंगे पेशेंट के लिए, ऑफर हाई प्रोटीन मिक्स्ड ओरल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एंड ट्यूब फीडिंग इन एडिशन टू द यूजुअल डाइट to individuals with nutritional risk and pressure ulcer risk because of the acute or chronic disease. अब इसके लिए जो हम इंटरवेंशन यूज़ करते हैं वो है हमारे पास एडमिनिस्टर ओरल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, जिसे ONS कहते हैं, आर ट्यूबिंग, फीडिंग TF इन बिटवीन द रेगुलर मील्स टू अवॉइड रिडक्शन ऑफ नॉर्मल फूड एंड फ्लूइड इनटेक ड्यूरिंग रेगुलर मील्स। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रेशर अल्सर्स हीलिंग। स्क्रीन एंड असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस फॉर ईच इंडिविजुअल विद अ प्रेशर अल्सर at admission and with each condition change and when progress towards pressure ulcer closure is not observed. Refer all individuals with a pressure ulcers to the dietitian for early assessment and intervention for the nutritional problem. सेकेंड हमने करना है प्रेशर अल्सर पेशेंट के लिए असेस वेट स्टेटस फॉर ईच इंडिविजुअल टू डिटरमिन द वेट हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंट वेट लॉस फ्रॉम द यूजुअल बॉडी वेट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 5% और मोर देन 5% चेंज इन 30 डेज़ या 10% और मोर देन 10% इन 180 डेज़। Assess the individual's ability to eat independently. Assess the adequacy of the nutrients intake. अब nutrients में food, fluids, oral supplements, enteral, parenteral feeding. सेकेंड जो इसमें है प्रोवाइड सफिशेंट कैलोरीज। पहले तो अब फर्स्ट में हमने स्क्रीनिंग की है और असेसमेंट की है, ये 3-4 पॉइंट्स स्क्रीनिंग और असेसमेंट के थे। सबसे पहले तो हमने रेफ़र किया डाइटिशियन के पास, सेकंड हमने वेट स्टेटस उसका देखा है, थर्ड पे हमने देखा है पेशेंट की एबिलिटी कि वो इंडिपेंडेंटली ईट कर सकता है या नहीं, और फोर्थ पे हमने देखा है एडिक्वेसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटेक। सेकंड है अब हम कैलोरीज़ देंगे, कौन कौन सी कैलोरीज़ देंगे, प्रोवाइड
30 to 35 kilocalories per kg body weight for individuals under stress with the pressure ulcers. Adjust formula based on the weight loss, weight gain, or level of obesity. Individuals who are underweight or who have the significant unintentional weight loss may need additional potassium calories to cease weight loss and regain lost weight. Second है रिवाइज एंड मॉडिफाइड जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हम रिवाइज भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं व्हेन लिमिटेशन रिजल्ट इन डिक्रीज्ड फूड एंड फ्लूइड इनटेक. दिस इज़ डन बाय आवर डाइटिशियन और मेडिकल प्रोफेशनल. थर्ड है प्रोवाइड enhanced food and oral supplementation between meals if needed. Consider nutritional support enteral or parenteral nutritional when oral intake is inadequate. This must be consistent with individual goals. थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट पे हमने असेसमेंट किया है, स्क्रीनिंग पे है, सेकंड पे हमने कैलोरीज इंटेक किया है पेशेंट के. थर्ड पॉइंट इसमें है प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटीन. अब कैलोरीज के अलावा हम प्रोटीन देंगे फॉर द पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस फॉर इंडिविजुअल विद प्रेशर अल्सर्स, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन ही होते हैं और ये वुंड हीलिंग को प्रमोट करते हैं. Offer 1.25 to 1.5 gram protein per kg per body weight for an individuals with pressure ulcers when compatible with goals of care and reassess as condition changes. सेकेंड प्रोटीन इनटेक में हमने करना है असेस रीनल फंक्शन टू एंश्योर हाई लेवल ऑफ प्रोटीन आर अप्रोप्रिएट फॉर द इंडिविजुअल्स. साथ ही हम रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे. अगर तो पेशेंट रीनल डिजीज़ के साथ है तब हम प्रोटीन फूड नहीं दे सकते. प्रोवाइड एंड इनकरेज एडिक्वेट डेली फ्लूइड इनटेक. अब वो फोर्थ पॉइंट हमारे पास फ्लूइड का हो गया. फर्स्ट असेसमेंट, सेकंड हमारे पास कैलोरीज का था, थर्ड हमारे पास प्रोटीन स्पेसिफिकली और फोर्थ पे है फ्लूइड इनटेक, ताकि हाइड्रेशन जो है वो मैनेज हो सके, हाइड्रेशन मेंटेन हो सके, डिहाइड्रेशन को हम मैनेज कर सकें. मॉनिटर इंडिविजुअल्स फॉर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन, चेंजेस इन वेट, स्किन, टर्गर, यूरिन आउटपुट, एलिवेटेड सीरम सोडियम और कैलकुलेटेड सीरम ऑस्मोलैरिटी. नेक्स्ट है हमारे पास इसी का ही सेकेंड पॉइंट, प्रोवाइड एडिशनल फ्लूइड फॉर इंडिविजुअल्स विद डिहाइड्रेशन, एलिवेटेड टेम्परेचर, वॉमिटिंग, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, डायरिया और हेवली ड्रेनिंग वुंड्स. फिफ्थ है अब हमारे पास विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हम प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को. Encourage the consumption of the balanced diet which includes good source of vitamins and the minerals. Offer vitamins and mineral supplements when dietary intake is poor or deficiency confirmed or suspected. अब न्यूट्रिशनल फॉर प्रेशर अल्सर्स में सबसे पहले तो हमने उसकी असेसमेंट की है. असेसमेंट के बाद हमने कैलोरीज इंटेक उसकी बेहतर की है, फिर हमने प्रोटीन दिया है ताकि वुंड हीलिंग प्रॉब्लम अच्छी हो सके. साथ ही हमने प्रोटीन इंटेक के साथ रीनल फंक्शन टेस्ट करना है. अगर तो रीनल डिजीज़ नहीं है तभी हम प्रोटीन फूड देंगे, वरना नहीं. फोर्थ में हमने फ्लूइड इंटेक उसकी की थी ताकि डिहाइड्रेशन को मैनेज किया जा सके. और फिफ्थ पॉइंट जो है उसमें हमने विटामिन्स और मिनरल्स की सप्लीमेंटेशन की. इफेक्ट ऑफ अंडर न्यूट्रिशन है. अंडर न्यूट्रिशन और प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन इज़ डिफाइंड एज अ वेस्टिंग और एक्सेसिव loss of lean body mass resulting from too little energy being supplied to the body tissue that can be reversed slowly by the administration of the nutrients. Protein energy malnutrition has been associated with change in immune function. अगर तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है तो उसमें हमें वेस्टिंग और एक्सेसिव लीन बॉडी मैस मिलेगा, टू लिटिल एनर्जी बीइंग सप्लाइड. ठीक है. और सेकंड जो इसमें प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की वजह से मिलेगा, इम्यून फंक्शन वो डिस्टर्ब होगा, इम्यून फंक्शनिंग कम होगी इंक्लूडिंग इंक्रीज सेसिबिलिटी. जब भी इम्यून फंक्शन वीक होता है तो इन्फेक्शन क्या जो सस्पेक्शन होती है वो ज़्यादा हो जाती है, सस्पेक्ट टू इन्फेक्शन एंड डिलेड रिकवरी फ्रॉम द इलनेस. इनवॉलंटरी वेट लॉस एंड सीवियर अंडर न्यूट्रिशन और common in geriatric population and often go unexplained. A common cause may be loss of appetite due to variety of psychological, GIT, metabolic and nutritional factors. Cytokines induced cachexia rather than simple starvation may be the reason that hypercaloric
feeding in patients with pressure ulcers are not effective. Hypercaloric feeding has positive results in all but those who are terminally undernourished. Cytokines-induced cachexia is remarkably resistant to the hypercaloric feeding. Cytokines-mediated anorexia and weight loss are common in those who develop pressure ulcers. नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएशन बिटवीन साइटोकाइंस अंडर न्यूट्रिशन एंड क्रोनिक वुंड्स. प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं. प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की वजह से सुप्रेस्ड एपिटाइट, प्रमोशन ऑफ और इंटरफेरेंस विद द वुंड हीलिंग. अंडर न्यूट्रिशन पुअर वुंड हीलिंग होगी, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इंक्रीज्ड इंसिडेंट ऑफ प्रेशर अल्सर. क्रोनिक वुंड्स में सोर्स ऑफ साइटोकाइंस, इंक्रीज्ड एसोसिएशन विद द अंडर न्यूट्रिशन एंड इंक्रीज सीरम लेवल ऑफ साइटोकाइंस. Providing nutritional support है. Nutritional support is available for use when a person cannot meet his or her nutritional needs through normal ingestion of food. Support option include such as strategies as providing additional oral supplementations, adding fortified foods or between meal snacks to the person, oral diet feeding through a tube placed into the GIT or when GIT tract is not functional, गिविंग न्यूट्रिएंट्स थ्रू दी वीनस. अच्छा, इसमें ये जब पेशेंट खुद से नॉर्मली इंजेस्ट नहीं कर सकते तो हम फीडिंग के थ्रू करेंगे और अगर फीडिंग भी पॉसिबल नहीं है तो फिर हम आईवी देते हैं. न्यूट्रिशनल सपोर्ट इज़ यूज टू प्लेस द पेशेंट इनटू द पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस इन विच the body maintains the same amount of protein in its tissue from day to day according to the goals of care and whatever it's compatible with the patients and family wishes. Enteral feeding जैसे कि tube feeding है may be initiated when the ability to chew and swallow absorb nutrients through the normal GIT is compromised. जब ये 3 चीज़ें उनके पेशेंट सॉल्व नहीं कर सकता, च्यूइंग फंक्शन उसका कॉम्प्रोमाइज्ड है और एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो फिर हम ट्यूब फीडिंग कराते हैं पेशेंट की. दिस अकर इन कंडीशन ट्यूब फीडिंग हम स्ट्रोक में करते हैं, पार्किंसन डिजीज़ में कर सकते हैं, कैंसर पेशेंट में, डिस्पीजिया के पेशेंट में और व्हेन पेशेंट कैन नॉट मीट देयर न्यूट्रिशनल नीड्स डेली. मोस्ट एंट्रल ट्यूब फीडिंग formulas are nutritionally complete and designed for this specific purpose. Parenteral nutrition is delivery of nutrient solution directly into the veins bypassing the intestine. एंट्रल होता है GIT के थ्रू, वही जैसे कि हम डिफरेंट ट्यूबिंग करते हैं, और पारेंट्रल उसके अलावा होती हैं IM, IV, सबक्यूटेनियस कुछ भी हो सकता है, इंट्राथिकल. This form of feeding is necessary in patients when enteral tubing is contraindicated or insufficient to maintain the nutritional status or has led to the serious complications. Serving supplements, remember that supplements should be offered between meals and not with the meals. ये पॉइंट याद रखना है, between the meals हमेशा देने हैं supplements फूड के साथ, मील के साथ नहीं देने. Ways to enhance the nutritional intake. Many elderly people are chronically dehydrated and ensuring adequate oral fluid intake can be challenging. Use creative ways to encourage daily fluid intake. For example, give ice pops in warm climate or hot soups in the cooler climates. Avoid beverages with the caffeine, alcohol or high glucose content as they act as diuretics. Diuretics होगा तो fluid loss हो जाएगा. Rather than relying on the supplemental shakes to increase the calories and nutrients, consider adding powdered milk to foods the patient is already eating, such as pudding, yogurt. Offer small frequent meals and snacks such as high caloric snacks, bars and other nutrients rich products. Provide an environment that reduces noxious smells which may decrease appetite while increasing pleasing aromas of the food being prepared or other pleasant smells such as the cinnamon. A quiet unhurried eating environment with frequent chewing is particularly helpful for cognitive impaired persons. The patient ate the main entry on this tray but left the pasta and broccoli. A survey of patient food preferences help prevent the serving of unwanted foods. तो पेशेंट को आपने वही फूड देनी है जो वो पसंद करता है, अनवांटेड फूड नहीं देनी.
डॉक्यूमेंटेशन है मेडिकल रिकॉर्ड में, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी डॉक्यूमेंटेशन आप कैसे करेंगे। अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम्ड इन बोथ क्वांटिटी, परसेंटेज ऑफ मील सर्व्ड एंड क्वालिटी, टाइप ऑफ फूड रिलेटेड टू द अमाउंट। अमाउंट ऑफ फूड लिखना है, उसकी क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी। एवरेज फ्लूइड कंज्यूम्ड विद द मील्स, के मील के साथ आप फ्लूइड कितना कंज्यूम हुआ है। अमाउंट इन आउंसेस ऑफ द लिक्विड सप्लीमेंट्स और percent of the snacks consumed, ability to eat assisted supervised और independent। एबिलिटी को साथ लिखना है कि असिस्टेड है, सुपरवाइज्ड है या इंडिपेंडेंट ईटिंग है पेशेंट की। एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल ऑफ डाइट मील्स और सप्लीमेंट्स। करंट वेट एंड परसेंटेज गेंड और लॉस्ट वेट का भी लिखना है, कितना है, कितना गेन किया, कितना लॉस किया। न्यू कंडीशंस अफेक्टिंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ थिकेंड फ्लूइड्स या लिक्विड्स और न्यू डायग्नोसिस। अगर कोई न्यू इंडिकेशंस, न्यू आपको फाइंडिंग मिली है तो उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। न्यू मेडिकेशन अफेक्टिंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस, करंट लेबॉर्ट्री रिजल्ट्स, wound conditions and stage, current caloric protein or fluid requirement recommended for care plan। ये लास्ट पे है मंथली मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी प्रेशर अल्सर प्रोग्रेस नोट्स होते हैं, इसे भी कंप्लीट किया जाता है मार्च में। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, न्यूट्रिशन एंड वुंड केयर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।